वहां से जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। जरा आपसे समझना चाहता हूं जयशंकर जी कि क्या आप बिहार से लेकर दिल्ली तक वाया उत्तर प्रदेश अगर देखते हैं तो आपको आने वाला साल कुछ चौंकाने वाला साल नजर आता है क्या? होगी आवाज तो मैं आपको बता। हाँ, आने वाला कल जो है, आने वाला साल तो भविष्य के गर्भ में ही है अभी तक, लेकिन जरूर ऐसा माहौल जिस तरह का राजनीतिक बन रहा है उससे हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाली बातें हो सकती हैं, ऐसा संभव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो हुआ है या जो हो रहा है वो बहुत दुखद और दर्दनाक है। जिस ढंग से हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके साथ जो बदसलूकी की गई है जिस तरह से, या जिस तरह से संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया, इसको लेकर के मैं देख रहा हूं कि ग्रामीण स्तरों पर भी काफी लोगों में एक तरह का नाराजगी और गुस्से का भाव है। दलित समाज खास तौर से समझ रहा है कि जिन बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को बराबरी का हक दिया, जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, अपने ढंग से खाने पीने का अधिकार दिया, सरकारी नौकरियों में भागीदारी का अधिकार दिया, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और खास जिस ढंग का व्यवहार कर रहे हैं, जिस ढंग से उनको बार बार कह रहे हैं कि साहब क्या अंबेडकर 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 कर रहे हैं, इस तरह से अगर भगवान का नाम लेते तो भाई दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी भगवान से भी बड़े भगवान थे, क्योंकि किसी भगवान ने हमारी बात कभी सुनी नहीं। हम मंदिरों में जाते रहे तो हमको दुत्कार के भगा दिया जाता था, और जाते भी थे, अगर पहुंच भी जाते थे तब भी किसी भगवान ने, किसी पत्थर की मूर्ति में बैठे भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारी बातों को रखा और संविधान में उसको जगह दिया, और इसकी ही देन है कि आज हम ये कर रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था जो जयराम रमेश बता रहे थे संविधान बचाओ की बात, जो यात्रा करने वाली बात है, राजीव जी बता रहा हूं कि इन लोगों के दिमाग में बात सी हुई है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिमाग में एकदम बैठी हुई है कि जब भी मौका मिलेगा हम संविधान को बदलेंगे। आप देखिए कि सिर्फ ये बात, मैं इतिहास को खंगाल रहा था तो देख रहा था कि सिर्फ ये बात लल्लू सिंह या वो जो अनंत हेगड़े या विवेक देवराय की बात नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में बनाया था, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। हालांकि विपक्ष का बहुत विरोध था, उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब ने भी कहा था कि नहीं, जब संविधान में संशोधन संभव है तो फिर इसकी समीक्षा करके इसमें बदलाव की बात क्यों की जा रही है। लेकिन उसकी बात को धता करते हुए अगले ही 2 दिन के बाद, मेरे ख्याल से 1 फरवरी को शायद कर दिया था उन्होंने, 26 जनवरी को इन्होंने भाषण में अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में नारायणन साहब ने कही थी। तो उनके मन में तो बात बैठी हुई है, कहीं ना कहीं वो बात बैठी हुई है, और रिपोर्ट भी रखी हुई है, उसकी सिफारिशें भी है। तो जब भी इनको मौका मिलेगा उसका ये तो करेंगे। इसलिए कांग्रेस अगर इस मामले में सतर्क और सजग हो गई है और इसका अलख जगाने जा रही है देश भर में, तो एक अच्छी पहल कही जा सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसी तरह से जातिवार जनगणना की बात जो है, देखिए अटल जी के प्रति अलग ढंग की उनकी अपनी छवि थी, हालांकि संघ की पाठशाला से निकले हुए वो भी थे, लेकिन उनकी एक उदार और सहिष्णु राजनेता की छवि थी। लेकिन जातिवार जनगणना का विरोध सबसे अधिक उन्होंने किया था। एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने जातिवार जनगणना कराने का फैसला किया था, और उस फैसले को पलटते हुए वाजपेयी जी की सरकार ने उसको रोक दिया था। नहीं तो जातिवार जनगणना तो 2001 में होने वाली थी, जो फैसला था एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार का, उसके हिसाब से तो होने वाली थी, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार ने उसको पलट दिया था, उस फैसले को पलट दिया था, और उसके बाद से रुकी पड़ी है। तो ये बात जो है लोगों के दिमाग में घर घुस गई है कि भाई अगर डर नहीं है तो क्यों करने, तो होने तो हो, सच आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा कि भाई जो आरक्षण है, मंडल आयोग की सिफारिशें हैं, उसका लाभ किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, आजादी के इतने सालों के बाद क्या हुआ है देश में, ये लोगों को जानना चाहिए। तो ठीक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये होनी चाहिए। लेकिन उसका विरोध अभी भी बिहार में नीतीश कुमार ने किया, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व या जो अपने को सबसे बड़ा पिछड़ों का हितैषी बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा है कि नहीं साहब हाँ हम जातिवार जनगणना कराएंगे, एक बार भी नहीं कहा है। तो ये सारे इशू बढ़ रहे हैं, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी खलबली हो रही है, क्योंकि जो उनका सामाजिक जनाधार है वो तो इन्हीं लोगों के बीच में है।
अब एक अगर केंद्र सरकार कोई बात नहीं लेती है, जातिवार जनगणना के बारे में कोई राय नहीं व्यक्त करती है, तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में किया है तो उसको धता कर रही है वो। तो इसके अलावे भी है, इसके अलावे जिस तरह से भाजपा अंदर खाने की बातें उनकी जब होती रहती हैं कि भाई अब कब तक चलेगा कि हम नंबर 1 की पार्टी हम है, सबसे बड़ी पार्टी हम है राज्य विधानसभा में, और हमारे कंधे पर बैठ करके नीतीश कुमार 40-45 एमएलए लेकर के, विधायक लेकर के सरकार चला रहे हैं, तो हमको चुनाव से पहले अपनी सरकार बनानी जी। वो लोग भी पैंतरेबाजी कर रहे हैं। वो जनता दल यू के विधायकों से भी उनका संपर्क है, कांग्रेस और अन्य दलों में भी वो समर्थन तलाश रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहे तो कैसे हमारी सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार भी चूंकि राजनीति के बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं और पलटी मारने का तो उनका इतिहास भी रहा है, तो नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि हो न हो ऐसा कि ये लोग ऐसा कुछ खेल कर दें चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव तो इसी साल मतलब अगले साल होने वाले हैं, अक्टूबर-नवंबर के आसपास में बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। तो उसके पहले ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ कर दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसके लिए वो उस्ताद हैं। एकनाथ शिंदे का जो प्रयोग है वो कहीं पटना में और बिहार में भी दोहराया गया तो फिर नीतीश कुमार कहाँ के रहेंगे। तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उससे पहले ही कोई ना कोई एक फैसला ले सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी के बारे में दावे के साथ हम लोग काफी उनके साथ करीब रहे हैं, उनको जानते रहे हैं, लेकिन हम लोग भी दावा नहीं कर सकते हैं कि साहब वो कब किधर पलटी मारेंगे, इधर बैठेंगे कि उधर बैठेंगे। दूसरी बात यह है कि उनके लोगों में यह भी एक भावना है, चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ना उनके लिए विधानसभा के चुनाव में मुफीद नहीं रहता है। जब भी कभी इस तरह की बात आती है तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है। उनका सोशल फैब्रिक जो है वो लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल जो है उनके साथ मिलकर के उनका सामाजिक समीकरण जो है वो प्रभावी होता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी एक बात हो सकती है, लेकिन अब उसके अलावा क्या ये करेंगे क्या नहीं करेंगे नए साल में इसको देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि सरकार भी डोलड्रम है, सरकार भी समझ नहीं पा रही है। मोदी जी उनके सलाहकार लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि नीतीश कुमार जी का अगला कदम क्या होगा और चंद्रबाबू नायडू का भी अगला कदम क्या होगा। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी देखिए उनके जो भी केसेज वगैरह थे तो लगभग वो तो खत्म हो चुके हैं, उनके जितने उन पर मुकदमे जो किए गए थे तो उसे तो उनको निजात मिल चुकी है। और जी तो वो सारा वो भी मतलब उनके लिए भी उनका कम से कम एक सेकुलर क्रीडेंशियल अलग से रहा है। हालांकि वो बीच बीच में एनडीए का पार्ट भी बनते रहे हैं, उसके साथ समझौता भी करते रहे हैं, लेकिन जब कभी निर्णायक मौका रहा है तो वो भी एनडीए से अलग होकर के भाजपा से अपनी दूरी बनाने में उनकी राजनीति रही है। तो ये संभव है। और कहीं अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे को भी लगेगा कि साहब भाजपा में गए, भाजपा के साथ गए और यही मिला, डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री मिली और उसमें भी महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिले, तो फिर वहां रहने का फायदा क्या है। इससे तो बढ़िया था कि हम उसी सरकार में थे। तो अगर ये भावना घर कर गई उनके अंदर भी, एकनाथ शिंदे के और अजित पवार का भी मामला है, अजित पवार के भी केसेज तो अब खत्म ही हो चुके हैं, तो अगर इस तरह का कुछ हुआ तो मेरे ख्याल से नए साल में कुछ चौंकाने वाली राजनीति देखने को मिल सकती है राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, चौंकाने वाली राजनीति क्या नए साल में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज की नीतीश बाबू